हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, इस क्लास में हम प्रश्नावली 1D शुरू करेंगे। और बच्चों, यह जो प्रश्नावली है वो इस अध्याय की या इस टॉपिक 1 की आखिरी प्रश्नावली होगी। इसके बाद यह टॉपिक खत्म होगा। फिर हम इसके कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। फिर इसके बाद प्रश्नावली 2 या अध्याय 2 की ओर आगे चलेंगे। तो देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है। तो बच्चों, प्रश्नावली 1D का है पहला सवाल, जिसमें पूछा गया है कि धन पूर्णांक 6a प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो यह हमें एक पूर्णांक लिखा गया है 6a प्लस 5। अब इसमें पूछा गया है कि इससे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक है वो क्या होगा, कि ऐसा धन पूर्णांक जो इससे जस्ट पहले आया हो। तो बच्चों, जब भी हमसे जैसे हमें कोई संख्या दी जाए, जैसे 50 संख्या दी गई और हमसे पूछा जाए कि इसके पहले कौन सा धन पूर्णांक आया होगा, तो 50 के पहले बच्चों कौन सी संख्या आई होगी? 49। और वो कैसे निकालेंगे? तो यदि हमें निकालना है कि 50 से पहले वाला पूर्णांक कौन सा होगा, तो हमें 50 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो 49 आएगा। और यदि हमसे पूछा जाए कि 50 के बाद वाला धन पूर्णांक, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। यदि पहले वाला धन पूर्णांक पूछा जाता है या पहले वाली संख्या पूछी जाती है तो 1 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी बोला गया है कि 6a प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। तो हमें इससे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक निकालना है, तो हमें इस पूर्णांक में से 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी धन पूर्णांक हो या कोई भी संख्या हो, उसके पहले वाला यदि हमें धन पूर्णांक या संख्या निकालनी है तो बच्चों 1 घटाना पड़ेगा। और यदि बाद वाला पूछा जाए तो 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 घटा देंगे हम, क्योंकि ठीक पहले वाला धन पूर्णांक पूछा गया है। तो यहाँ पर 6a आ जाएगा, प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 6a प्लस 4। तो यह जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो 6a प्लस 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल हल करें, और यहाँ पर जो भी सवाल होंगे वो सब ऑब्जेक्टिव सवाल ही ज्यादातर इसमें दिए गए। 15 सवाल है बच्चों, तो सभी 15 सवाल वैकल्पिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, उसके 4 विकल्प होंगे। अब दूसरा सवाल है बच्चों, तो इसमें पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या है। हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या है। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें बोला गया है √25, कि पहला जो ऑप्शन है वो √25 है। दूसरा ऑप्शन है वो है 5 प्लस √2। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है √81। और चौथा ऑप्शन है वो है 5/3। तो इसमें बच्चों हमसे अपरिमेय संख्या पूछी गई कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी जो संख्या है वो अपरिमेय होगी। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है वो बच्चों हम पिछली क्लास में समझ ही चुके हैं कि आखिर परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पिछली क्लास में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो यह √25, यह √25 है। यदि हम इसका वर्गमूल निकालते हैं या इसके रूट के बाहर निकालेंगे तो यह जो संख्या है वो 5 निकल कर आएगी। तो यहाँ पर यह तो परिमेय संख्या हो। और √81, यदि हम इसको भी हल करेंगे तो यह 9 आएगी। तो यह 9 आएगी, 9 भी परिमेय संख्या है। और 5/3 यहाँ पर यह भी एक परिमेय संख्या है। तो यह भी रूट के बाहर निकल कर आ जाएगी। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, और 5/3 भी है परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन, यह तीनों तो है हमारी परिमेय संख्या। अब जो यह दूसरा ऑप्शन बचा 5 प्लस √2, तो यह हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 5 तो परिमेय है और √2 अपरिमेय, लेकिन जब दोनों जुड़ रहे हैं तो दोनों जुड़कर यह अपरिमेय संख्या बनी। तो 5 प्लस √2 है वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब तीसरे सवाल को लिखेंगे। तो तीसरा सवाल इसमें पूछा गया है कि संख्या 4√3 है, कि जो 4√3 है वो कैसी संख्या है। पहला ऑप्शन है इसमें पूर्णांक, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसमें परिमेय,
यह परिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय, अपरिमेय। और जो चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखें बच्चों, 4 एक परिमेय संख्या है और इसका गुणा हो रहा है रूट के 3 में। तो 4 एक परिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इन दोनों का गुणा हो रहा है, जो 4 रूट 3 जो संख्या बनेगी वो कैसी संख्या हो? तो एक परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय है, तो यह अपरिमेय संख्या मानी जाए। यदि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं जब हमें साथ में दी जाती हैं, तो चाहे उनका गुणा हो, भाग हो, वह जुड़ रही हो या घट रही हो, तो वह जो उत्तर होगा हमारा वो अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। तो यहाँ पर इसमें तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाए। अब चौथे सवाल को यहाँ पर समझें। तो इसमें लिखेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए जाए, उनमें हम परिमेय संख्या छांट कर लिखेंगे। तो पहला जो है √3/√5, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है √5 प्लस √7, और फिर है √5 माइनस √7, और तीसरा जो ऑप्शन वो है √2 गुणा √7, और जो चौथा ऑप्शन है वो है बच्चों √12। तो निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या जो परिमेय होगी। तो बच्चों यहाँ पर √3 भी अपरिमेय है, √5 भी, तो यह पहला ऑप्शन जो है हमारी अपरिमेय संख्या मानी है। यहाँ पर यदि हम तीसरे ऑप्शन को देखें तो √2 और √7, तो यहाँ पर दोनों ही संख्या रूट में, तो 2 और 7 का गुणा हो जाएगा, तो रूट के 14 आ जाएंगे। तो यह भी हमारी एक अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। यह भी परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय होगी, यह भी अपरिमेय संख्या। रूट के 12, यह भी एक अपरिमेय संख्या। अब इसको हल करके देखते हैं। यदि हम इस रूप में इसको देखेंगे तो बच्चों यह भी हमें अपरिमेय संख्या लगेगी, लेकिन इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगी। तो इन 4 ऑप्शन में से बच्चों हमें वो ऑप्शन देखना है कि जो संख्या परिमेय होगी, तो यह परिमेय संख्या पहला ऑप्शन है, उसमें भी यह परिमेय संख्या, तीसरे ऑप्शन में भी यह परिमेय संख्या, और चौथे ऑप्शन में भी यह बच्चों परिमेय संख्या। तो अब दूसरा जो ऑप्शन है, तो इसमें देखने से हमें यह भी अपरिमेय संख्या लग रही है, क्योंकि यहाँ पर √5 वो भी एक अपरिमेय संख्या, √7 भी अपरिमेय संख्या। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पर इसको हल करके देखना होगा, हो सकता है परिमेय संख्या निकल कर आ जाए, क्योंकि अभी देखने में यह संख्या हमें अपरिमेय लग रही है, लेकिन सिर्फ देखने से ही हम उत्तर का अनुमान नहीं लगा सकते, हमें उस सवाल को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो रूट के अंदर 5 है, प्लस रूट के अंदर 7 है, इसका गुणा हो रहा है रूट के 5 माइनस रूट के 7। अब बच्चों एक फॉर्मूला होता है, यदि एक कोष्टक में a प्लस बी हो और गुणा दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो, तो इसका फॉर्मूला जो निकल कर आता है बराबर a² माइनस b²। यदि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, इस रूप का हो तो a² माइनस b²। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही नियम प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर √5 प्लस √7 और यहाँ पर √5 माइनस √7। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला जो लगेगा तो √5 का वर्ग हो जाएगा माइनस √7 का वर्ग हो जाएगा। तो √5 का वर्ग 5 होगा और √7 का वर्ग 7 होगा। 5 में से 7 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। √5 प्लस √7 है और √5 माइनस √7। तो फॉर्मूले का प्रयोग किया बच्चों, तो √5 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग, √5 का वर्ग 5, √7 का वर्ग 7, 5 में से 7 गया 2 माइनस का, क्योंकि 5 में से 7 घट रहा बटे में 1,
तो यह जो संख्या निकल कर आई वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बच्चों दिखने में यह हमें अपरिमेय संख्या प्रतीत हो रही थी, यह तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया, पूरा हल किया, तो यह जो संख्या निकल कर आई वो -2/1 जो कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, वो हमारी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो सही हो जाए। अब 5वें सवाल को लिखेंगे और समझेंगे। पांचवा जो सवाल है उसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। इसमें हमें परिमेय संख्या पूछी गई कि परिमेय संख्या है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। पहला जो ऑप्शन है वो है 2.732416 2.732416 ... दूसरा जो ऑप्शन है वो है √7 और तीसरा जो ऑप्शन है वो है 2.737373। इसके बाद चौथा ऑप्शन है वो है 0.9। तो इसमें हमें परिमेय संख्या पूछी गई है, तो परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर हम देखें बच्चों, तो मैंने कल ही आपको समझाया था कि यदि किसी संख्या के साथ डॉट डॉट ऐसा लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह संख्या अनंत तक जाएगी, तो यह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या मानी जाएगी, तो यह हमारी परिमेय नहीं होगी, यह अपरिमेय संख्या है। और बच्चों यह ऋण के साथ है तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो यह भी हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो पहली अपरिमेय संख्या है, दूसरा ऑप्शन इसमें भी है अपरिमेय संख्या, और 0.9 जो है तो इसको भी हम ऋण के बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि 9 का तो वर्गमूल 3 आ जाए, लेकिन यहाँ पर दशमलव भी लगा गया है। ऐसा सवाल पिछली क्लास में भी हल हुआ है, तो यह भी परिमेय संख्या नहीं है। अब बचा तीसरा ऑप्शन, तो यह हमारी परिमेय संख्या मानी जाएगी, जबकि यहाँ पर 7 3 7 3 7 3 आया है 3 बार, लेकिन यहाँ पर कोई डॉट डॉट चिन्ह नहीं है या फिर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। यदि बार का चिन्ह होता तो भी हम समझ लेते कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह 7 3 7 3 और 7 3 के बाद इसमें और आगे यह नहीं बढ़ रहा, या बार होता है या डॉट डॉट लगा होता तो यह अपरिमेय संख्या मानी जाती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में यह एक परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन है यह अपरिमेय संख्या होगी, यह अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन में भी अपरिमेय संख्या, और इसमें परिमेय संख्या पूछी गई, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब छठवें सवाल को लिखिए, इसी तरह से हल करते रहें। पहला जो अध्याय था वो बहुत ही सरल अध्याय था, सिर्फ पहली प्रश्नावली थी जिसमें सीखने के लिए थोड़ा बहुत कुछ था। यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सवाल हैं। अब छठवां सवाल है, इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसमें पूछा गया है कि जो 98 है उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 98 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें लिखा गया है 2 × 7 की घात 3, और जो दूसरा ऑप्शन है इसमें लिखा गया है 2 × 7 की घात 2, और तीसरा ऑप्शन है इसमें लिखा गया है 2 की घात 2 × 7 की घात 3, चौथा ऑप्शन है इसमें लिखा गया है 2 × 7 की घात 5। तो पहला ऑप्शन है 2 × 7 की घात 3, दूसरा ऑप्शन 2 × 7 की घात 2, फिर 2 की घात 2 × 7 की घात 3, फिर 2 × 7 की घात 5। बच्चों हमें इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो जब पहले टॉपिक की शुरुआत हुई थी बच्चों, तब उसका जो पहला सवाल था, तो उस पहले सवाल से ही बच्चों हमने अभाज्य गुणनखंड को निकालना सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालें। तो इसी तरह से हम 98 के भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले 2 से काटना शुरू करेंगे, तो यह संख्या 2 से कट जाएगी, तो काटेंगे, तो 2 का भाग 9 में देंगे, तो 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, एक शेष बचेगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 में 18। तो 2 से 98 जो कटा वो 49 बार कटा। अब 49 जो संख्या वो 7 से कटेगी, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो 98 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएंगे वो आएंगे 2 × 7 × 7।
तो 2 गुणा, अब बच्चों यहाँ पर 7 जो है वो गुणा में 2 बार आ रहा, तो कोई भी अंक या संख्या गुणा में जितनी बार आती है उस पर उतनी ही पावर हम रख देते हैं। तो 7 गुणा में 2 बार आया तो यहाँ पर 7 की पावर 2 हो जाए, तो 2 गुणा 7 की पावर 2 इसका उत्तर हो जाए। तो 2 गुणा 7 की पावर 2 है दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अब यहाँ पर 7वां जो सवाल है वो हम हल करें। अब इसमें पूछा गया है कि 726 और 726 और 275 का मासापा होगा, मतलब हमें इसका मासा निकालना है या महत्तम समापवर्तक। तो वैसे तो बच्चों मैंने आपको यह जो पहला अध्याय है इसमें जब पहली प्रश्नावली हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो भी हम लासा या मासा निकालेंगे वो उनके अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उनकी मदद से हम उनका मासा या लासा निकालेंगे। कहने का मतलब है हमें जब 2 या 3 संख्याओं दी जाती थी और उनका हमसे एचसीएफ या एलसीएम पूछा जाता था तो उन संख्याओं का सबसे पहले हम उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद ही हम उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे। लेकिन बच्चों यह जो क्वेश्चन है वो हमें विकल्प में दिया गया है, इसके हमें 4 विकल्प भी दिए गए कि पहला ऑप्शन है वो 16 और दूसरा जो ऑप्शन है वो 15 और तीसरा जो ऑप्शन है वो 17 और चौथा ऑप्शन है वो 11। अब यहाँ पर तो जब परीक्षा में यह सवाल आएगा तो वहां पर एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 विकल्प होंगे। अब यह क्वेश्चन आपने किस विधि से हल किया है वो यहाँ पर उसके कोई मायने नहीं होंगे। यहाँ पर तो हमें सिर्फ यह देखना है कि हल करके इसका उत्तर कौन आ रहा है। जब परीक्षा में आपसे विकल्प पूछे जाए तो वहां पर 20 क्वेश्चन होंगे विकल्प के, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शनों में हमें उनके गोले भरने होंगे। तो जैसे डी नंबर ऑप्शन सही है तो डी नंबर का हमें गोला भरना हो। अब यहाँ पर सवाल सॉल्व तो होना नहीं, हम सॉल्व करेंगे रफ पर, लेकिन वहां पर तो हमें सीधा गोला भरना है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम जितनी शॉर्ट तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं तो हल करेंगे। वैसे तो मैंने आपको विधि जो बताई वो अभाज्य गुणनखंड विधि से उनके मास और लासा निकालने बताई, लेकिन वो क्वेश्चन अलग है। लेकिन यदि विकल्प में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें जो विधि आसान लगती है उससे हम हल करें। तो यहाँ पर बच्चों हम इनके अभाज्य गुणनखंड ना निकालते हुए दूसरी विधि से इसके मासा निकालेंगे जो छोटी क्लासों में विधि बताई जाती है। तो 275 का भाग हम 726 में देंगे, तो इस विधि से हम इस भाग विधि से हम इसका मासा निकालेंगे। क्योंकि जब 4 ऑप्शन दिए जाए तो उसमें सिर्फ हमें जो सही ऑप्शन होगा उसमें गोला भरना पड़ेगा, और वो ऑप्शन हमने कैसे प्राप्त किया उसका कोई महत्व नहीं। तो हम इस विधि से हल करें। तो 275 का 726 में भाग देंगे तो 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक हासिल जुड़ेगी, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5। यदि हम 3 बार भाग देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 दूनी 6, 2 8। यदि 3 बार भाग देंगे तो 825 हो जाए, जो कि ज्यादा हो। तो इसका हम इसमें 2 बार ही भाग देंगे। अब 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 5 का 6 हो जाएगा, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा। अब 176 का भाग हम 275 में देंगे। 275 का भाग 726 में दिया तो 2 बार गया, 176 शेष बचा। अब इसका भाग हम 275 में देंगे तो 1 बार ही जाएगा, तो 176 हो जाएगा। 1 बार ही जाएगा तो 176 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 5 के 15 मानेंगे, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 7 का होगा 8। अब 17 में से 8 घटाएंगे, 8 8 16 17 99 बचेगा। तो 15 में से 6 गया 9 बचा, 7 के हो गए 8, 17 में से 8 गया 9, तो यहाँ पर 99 बचा। 99 का भाग बच्चों 176 में देंगे तो 2 बार यदि दें तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18 19, तो 1 बार ही देंगे हम उसका। तो 99 एकम 99, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 9 के यहाँ पर 10 हो जाएंगे,
तो 7 में से 0 गया 7, 9 7 16, 9 से 16 70, 16 में से 9 गया 7 बचा, 9 के 10 हो गए, 7 में से 0 गया 7। अब 77 का भाग 99 में देंगे, यहाँ पर देंगे तो 77 एकम या 77 हो जाएगा। तो 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 7 गया फिर 2 बचेगा। 22 का भाग हम 77 में देंगे तो 22 3 बार जाएगा इसका। 77 का भाग 99 में गया तो 1 बार गया 77 और 9 में से 7 यहाँ पर 77 का भाग 99 दिख गया तो यह 1 बार गया 77 एकम 77। 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2। 22 का भाग फिर 77 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 66 बार जाएगा। अब 7 में से 6 गया 1 बचा, यहाँ पर भी 11 का भाग हम 22 में देंगे तो 11 दूनी 22, वह 11 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका जो मासा आएगा वो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आखिरी ऑप्शन था जो 11 था, का जो चौथा ऑप्शन था वो 11 था, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चनों को हल करते रहेंगे बच्चों। अब यहाँ पर 8वें क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे बच्चों वो अगली क्लास में हल होंगे, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन दिए गए। तो 8वें क्वेश्चन को हम यहाँ पर और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यदि हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे तो एक क्लास और ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो इसीलिए 8वें नंबर तक सवाल को ही हम यहाँ पर इस क्लास में करेंगे। जो 8वां सवाल है वो इस क्लास का आखिरी सवाल हो। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे इस 8वें सवाल को। तो इसमें लिखा गया है कि संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है, 8 से विभाज्य होती है। संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1, यदि n है 1 कैसी संख्या। तो पहला जो ऑप्शन है वो है पूर्णांक, पहला जो ऑप्शन है बच्चों वो है पूर्णांक, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है प्राकृत संख्या, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है विषम संख्या, और चौथा जो ऑप्शन है वो है सम संख्या। अब इसमें हमें सही ऑप्शन का पता लगाना है कि इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा। तो सबसे पहले यह जो सवाल है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, इसके बाद ही इस सवाल को हम हल करेंगे। क्योंकि बच्चों कोई भी सवाल यदि हमें दिया जाता है तो सबसे पहले हमें उस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। यदि कोई भी सवाल है यदि हम उसको जल्दबाजी में पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है सवाल हमसे गलत हो जाए, लेकिन सही तरीका यही है कि कोई भी सवाल हो उसको सबसे पहले तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, क्योंकि एक बार यदि सवाल हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि क्या दिया गया, क्या हमसे पूछा गया, फिर इस सवाल को हल करना कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें बोला गया है बच्चों कि संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है। तो हमें दिया गया है n स्क्वायर माइनस 1 है, हमें एक मान दिया गया है संख्या। अब इसमें बोल रहा है यह संख्या 8 से विभाज्य होगी, यह जो संख्या है वो 8 से विभाज्य होती है यदि n है। तो हमें पता लगाना है कि n वो कौन सी संख्या है जहां पर हम वो मान रख दें तो हल करने के बाद इसका जो भी मान आएगा वो 8 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है n स्क्वायर माइनस 1 संख्या है। अब हम n की जगह पर क्या मान लें कि जब वो मान यहाँ पर रखें तो उसके हर केस में वह संख्या 8 से विभाजित हो, कि n की जगह हम कोई पूर्णांक रखें, कि n की जगह हम एक प्राकृत संख्या रखें, कि n की जगह हम विषम संख्या रखें, या n की जगह हम एक सम संख्या रखें। तो इन 4
चारों में से वो कौन सी संख्या होगी जो हम n की जगह रखेंगे तो वह हमेशा 8 से विभाजित होगी। तो इसमें बच्चों जो इसका सही उत्तर होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, विषम संख्या। अब वो सही उत्तर क्यों होगा, विषम संख्या। अब सबसे पहले देखेंगे बच्चों विषम संख्या क्या होती। विषम संख्या होती है जो 1 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती, 1 से नहीं, 1 से तो इनकी शुरुआत होती है। जो विषम संख्या है शुरुआत तो 1 से होती है, लेकिन जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7। एक तो वो इसमें पहली संख्या आएगी, विषम संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से, लेकिन जो 2 से विभाजित नहीं होती वो हमारी विषम संख्या होगी। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी प्रकार से यह हमारी विषम संख्या है। अब n की जगह पर हम मान रख कर देखें, यदि 1 रखें तो यह 0 हो जाए, तो 1 को हम छोड़कर चलते हैं क्योंकि 1 रखेंगे तो यह 0 हो। अब 3 रख कर देखें 3 को रखें तो n की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1 है। यदि 3 रखें तो 3 का वर्ग हो जाएगा, n स्क्वायर है तो n की जगह 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस 1, 3 का वर्ग 9 होगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब यह जो 8 उत्तर आया वो 8 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी, 8 तो 8 से विभाजित होगी। 3 रख कर देखा तो 8 निकल कर। अब 5 रख कर देखते हैं, n की जगह 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग होगा, n स्क्वायर माइनस 1 है तो 5 का वर्ग माइनस 1, 5 का वर्ग 25 होगा, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 होगा। तो 24 8 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। इसी प्रकार n की जगह हम 5 रख कर देखें तो 24 आया। 7 रख कर देखते हैं, n की जगह 7 रखेंगे तो 7 का वर्ग 49 होगा, 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 संख्या है जो भी 8 से विभाजित होगी। n की जगह 9 रख कर देखें, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग 9 में 81 होगा, 81 में से 1 घटाएंगे 80, 80 जो संख्या वो भी 8 से विभाजित हो। 11 रख कर देखें, n की जगह 11, 11 का वर्ग 121 आएगा, 121 में से 1 घटाएगा 120, 120 भी 8 से विभाजित होगी। तो कहने का मतलब है यदि हम n की जगह विषम संख्या रखेंगे तो हर स्थिति में वो जो भी इसका उत्तर निकल कर आएगा तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर इसका जो तीसरा ऑप्शन है विषम संख्या वो बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि हम n की जगह पर कोई भी विषम संख्या रख रहे हैं तो उसका जो भी हल निकल कर आ रहा है या जो भी मान हल करने पर प्राप्त हो रहा है वो संख्या 8 से विभाजित हो रही है। तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो सही ऑप्शन है वो विषम संख्या हो जाए। तो इस क्लास में बच्चों यहीं तक अभी हम हल करते हैं। इस प्रश्नावली में 15 सवाल, पूरे इसमें 15 सवाल हैं, तो 8 सवाल यहाँ पर अभी हम हल कर लें, बाकी जो 7 सवाल है वो अगली क्लास में हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने समझा और इसके बाद कुछ हम उदाहरण हल करेंगे। हो सकता है सभी उदाहरणों को हम हल ना करें, लेकिन कोशिश करेंगे जो उदाहरण अच्छे हैं या ऐसे उदाहरणों में जो ऐसे सवाल बन रहे हैं कि जो प्रश्नावलियों में सवाल नहीं है। कहने का मतलब है कि कुछ सवाल उदाहरण में ऐसे हैं जो प्रश्नावलियों में नहीं दिए गए, तो उस तरह या उस टाइप के क्वेश्चन हम उदाहरण से लेकर हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो प्रश्नावली में नहीं है लेकिन उदाहरण में है तो वो क्वेश्चन हम हल करेंगे उदाहरण, बाकी सभी क्वेश्चनों को हम हल नहीं करेंगे। इसके बाद फिर हम प्रश्नावली 2 की ओर आगे चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।